अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, मेरे व्यूअर्स, मेरे लिसनर्स। तो कैसे हैं आप सब लोग। नावल बहुत ही मज़े का चल रहा है। आरजू और दानियाल की जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो मतलब मज़ा आ गया नावल पढ़ने का भी और आपको सुनाने का भी, और यकीनन आपको सुनने में भी मज़ा आ रहा होगा। अगर आपको नावल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आपको वैसे और भी बहुत से अच्छे नावल्स जो है वो सुनने को मिलते रहें, और लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो आइए हम अपना आज का पार्ट शुरू करते हैं। सुनिए, मुझे मेरी किताबें पकड़ा दें। आरजू ने नहायत तमीज से पुकारा था। फिलहाल उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो अकेली इस रूम में थी और दानियाल ही फिलहाल उसका सहारा था। दानियाल ने सोफे पर बिखरी उसकी किताबें से पकड़ा दी। वो पेन भी। वो जाने को पलटा जब वो फिर लब दबाई बोली थी। दानियाल ने बुरी तरह दांत किचकिचाए, जबकि आरजू अपनी हंसी जब्त कर रही थी। वो पेन पकड़ाता उसके कमरे से निकल गया। आरजू शरारती अंदाज में हंसी थी। अब देखने कैसे खिदमत करवाती हूँ तुमसे, वो मुंह बनाए बोलती। किताब खोल गई। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मेरी बीवी को अपनी गाड़ी में घर छोड़ने गए। माई ने अपनी थोड़ी पर गन की नोक महसूस करते सामने देखा। वो फिल ब्लैक कपड़ों में मलबूस था। उसके सर पर हैट थी और चेहरे पर नकाब। सर्द आवाज में बोलते वो कमरे में अजीब ही पुरस्कारी उतार रहा था। मेरी हिम्मत तुमने देखी कहाँ है अभी? और मेरी होने वाली बीवी ने मुझसे आधा सच बयान किया। खैर, उसे तो मैं देख लूंगा, पहले तुम्हारी खातिर तवज्जो को एंजॉय कर लूं। वो सजाई अंदाज में बोला था। वो इस वक्त घुटनों के बल बैठा था और उसके हाथ पीछे बांधे गए थे। उसकी बात सुनते सामने खड़े गैंगस्टर के लबों पर तंजिया मुस्कुराहट उभरी। वो मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार है। वो तुमसे न जाने कितने और झूठ बोले। खैर, मेरी चीजों को छूने वाले के मैं हाथ काट देता हूँ। वो नीचे झुकती अपनी हेजल ग्रीन आंखें उस पर गाड़ते तभी तभी आवाज में घुराया था। उसने रिवॉल्वर निकालते माहिल के बाजू पर फायर किया था, जिससे गोली उसके बाजू को छूकर गुजर गई। माहिल ने शदीद तकलीफ से लब बीच लिए। जब बाहर से आती आवाजों पर उसने चौंक कर इधर उधर देखा। मैं एक डिटेक्टिव हूँ, चलती फिरती मौत। मैं खुद एक ट्रैकिंग डिवाइस हूँ। अपनी ससुरालियों से मिल लो। वो तंजिया हंसा था। जब दरवाजे पर लात मारते कुछ कांस्टेबल अंदर आए थे, अलेक्जेंडर की आंखों में सुकून फैल गया था। बेस्ट ऑफ लक, वो झुकते बोला और फिर चंद पल में उन कांस्टेबल को ढेर करता माहिल की जानिब मुड़ा। लेकिन बाहर से आती कई कदमों की आवाज पर वो लब पीछे वहां से निकल गया। दूसरी जानिब माहिल ने अपने बाजू में दर्द की टीस उठती महसूस की थी। माहिल, तुम ठीक हो? जमशेद खान अंदर आते उसके हाथों को आजाद करते बोले। वो धीरे से इस बात में सर हिला गया। उसने पॉकेट से रुमाल निकालते अपने बाजू पर बांधा था। तुम हॉस्पिटल जाओ, फिर मुझसे मिलना। जमशेद खान उसका कंधा दबाते बोले थे। माहिल सर हिला था। वहां से निकला। वो हमेशा ही खुद में कहीं ना कहीं ट्रैकिंग डिवाइस छुपा कर रखता था, लेकिन शायद अलेक्जेंडर उसे आम सा आदमी समझ लिया था। तभी वो बहुत आम अंदाज में उसे मारने वाला था, लेकिन अब ना जाने क्या होगा। पहली बार अलेक्जेंडर की हार हुई थी और दूसरा माह के करीब उस इंसान की मौजूदगी ने उसका दिमाग भग से उड़ा दिया था। न जाने वो अब माहिल राना के साथ क्या करने वाला था। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम, अहमद ने रेस्टोरेंट में बैठी रानिया को देखते कहा, जो फिरोजी फ्रॉक में मलबूस थी। उसका दिल घबरा रहा था और चेहरे पर डर के तासुरात थे। कि रानिया, क्यों डर रही हो यार? मैं हूं ना, अच्छा बताओ, शादी के फंक्शन में क्या पहनना चाहोगी तुम? उसके हाथों को अपनी तपिश भरी गिरफ्त में लेते बोला। रानिया ने मुस्कुरा कर उसे देखा था। जो आपको पसंद हो, वो सुर्ख होते चेहरे समेत बोली थी। अहमद खिलकर मुस्कुराया था। मुझे बहुत खुशी होगी जब मैं तुम्हें अपनी पसंदीदा रंगों में देखूंगा। वो चमकती काली आंखों से उसे देखते बोला था। रानी का दिल खुशी से झूम उठा था। पहले वाला खौफ और घबराहट अब ढूंढने से भी नहीं मिल रहा था। आपको पाकर मैं बहुत खुश हूँ अहमद, वो मुस्कुराकर बोली थी। अहमद ने लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट सजा ली। डैड अभी बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हैं। 2 दिन बाद वो वापस आ जाएंगे। मैं उनसे हमारी शादी की बात करूंगा। मैं भी चाहता हूँ मैं तुम्हें पाल लूँ। अहमद उसके हाथों पर गिरफ्त मजबूत करते बोला। रानी का दिल तेजी से धड़का था। उसके चेहरे पर गुलाल बिखर गया था। मैं और इंतजार नहीं करना चाहता रानिया, मैं जल्द से जल्द तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। खैर, कल मेरे घर एक छोटी सी पार्टी है, तुमने जरूर आना है। अहमद उठते हुए बोला। रानी ने बेबसी से उसे देखा। प्लीज़, क्या तुम मेरी नेता नहीं कर सकती? अहमद आंखों में उदासी लिए बोला तो रानिया ने इस बात में सर हिलाया था। वैसे भी अहमद उससे मोहब्बत करता था। वो हर पल उसका ख्याल रखता था। रानिया बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि अहमद जैसा ख्याल रखने वाला इंसान उसकी ज़िंदगी में शामिल होने वाला है। ऐसे में वो अहमद को नाराज़ हरगिज़ नहीं करना चाहती थी। तभी फौरन से मान गई। कहाँ गई वो फाइल? जमशेद खान ने पूरी अलमारी छान मारी। गर्ल्स के अपने कमरे का एक एक कोना छान मारा था, लेकिन वो फाइल इनके लॉकर से ना जाने कहाँ गायब हो गई और अब मिल नहीं रही थी। वो फाइल इनके लिए बहुत अहम थी।
वो घर से गुस्से से निकलते सीधा स्टेशन आए थे। माहिल भी इनके सामने बैठा था, उसके बाजू में सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी। क्या हुआ सर, इतने परेशान क्यों हैं? माहिल ने जमशेद खान को देखते कहा, जिस पर वो लब बीच गए। इसमें बहुत हसास इंफॉर्मेशन थी, वो किसी पर भी एतबार नहीं करना चाहते थे। इज एवरीथिंग ओके? माहिल ने अपने बाजू की जानिब देखा, उसे थोड़ी तकलीफ हो रही थी। जमशेद खान ने सर आह भरी थी। ये एक बहुत अहम फाइल मेरे घर के लॉकर से गायब हो गई। जमशेद खान लब नीचे बोला तो माहिल ने अफसोस से इन्हें देखा। अब ऊपर से मुझ पर प्रेशर बनेगा, मुझे किसी भी कीमत पर वो फाइल चाहिए। जमशेद साहब हम हाथ जोड़े बोले थे। चीफ सेलेक्टर मुझ पर दबाव बढ़ाएंगे, लेकिन इन्हें कहीं ना कहीं खुशी भी होगी। जमशेद खान आखिरी बात तंजिया बोले थे। माहिर ने चौंकते ने देखा। क्या मतलब सर? वो नासमझी से बोला। उस फाइल में तमाम लोगों के नाम थे जो डेडली गैंगस्टर के साथ मिलकर हमारे डिपार्टमेंट को खोखला कर रहे थे। मुझे चीफ सेलेक्टर पर भी शक था। मैं ये काम तो मैं देता हूँ माहिल, वो फाइल मेरे घर से गायब हुई है, या तो कोई बाहर वाला आया या फिर। वो कहते कहते रुक गए। माहिल का ध्यान भी साख्ता माह की जानिब उठा। वो लब भींच गया। सर क्या आपको नहीं पता इस फाइल में किसका नाम है? हम इस तरह आसानी से नहीं पकड़ सकेंगे। माहिल ने आसान हल पेश किया था। जमशेद खान ने अफसोस से उसे देखा। नहीं, वो फाइल मैंने खोलकर भी नहीं देखी थी। मैं और कुछ भरोसेमंद टीम को लेकर डायरेक्ट सीबीआई के पास वो फाइल पहुंचाने वाला था। जिस खुफिया आदमी ने मुझे फाइल दी थी वो भी मारा गया। जमशेद खान बहुत परेशानी से बोले थे। माहिल ने लब दबाते ही कुछ सोचा। ओके सर, मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ, आप परेशान ना हो, सर हिलाते बोला था। जमशेद खान ने इस बात पे सर हिलाया। और मेरी बेटी पसंद आ गई तुम्हें? वो मधुआ बदल के माहिल ने मुस्कुराते इस बात में सर हिलाया था। जमशेद खान ने खुशी से उसे देखा। तो फिर कब तक शादी की डेट फाइनल करें? जमशेद खान खुश थे। 15 दिन बाद। माहिल मुस्कुराकर बोलता, इनसे हाथ मिलाता वहां से निकल गया। इरादा उनके घर जाने का था। अस्सलाम वालेकुम। मैं हॉल में दाखिल होते हुए निहायत अदब से बोला था। हॉल में बैठी रुखसार बेगम के साथ सफ़िया बेगम भी सर उठाकर सामने देखा, जहाँ एक लंबा चौड़ा शख्स खड़ा था। वालेकुम सलाम बेटा, आओ। सफ़िया बेगम नरम मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बोली। इन्हें थोड़ी देर पहले कॉल आई थी कि माह के लिए जो लड़का पसंद किया वो घर आ रहा है, सो माह को तैयार होने का बोला जाए। वो अभी इधर बैठी उसी का इंतजार कर रही थी। वो आंटी मुझे माह से मिलना था। वो उनके आगे झुकते उसे प्यार लेते मुस्कुराकर बोला। सफ़िया बेगम ने इस बात में सर हिलाया था। बैठो बेटा, पहले लंच कर लो। सफ़िया बेगम मुस्कुराती आगे की जानी पड़ी। राधा किचन में जाने का था। नहीं आंटी, मेरा पेट भरा हुआ है, फिर कभी सही इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, मुझे माह से मिलना है, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। वो निहायत अदब से बोला था। सफ़िया बेगम तो सदके वारी गई थी। इन्हें माह के लिए जैसे लड़के की तलाश थी। महाराना बिल्कुल वैसे ही था, शहजादू जैसा, और इखलाक भी बहुत अच्छा था। वो सर हिला गई। वहाँ पर टेरिस पर है बेटा, आप मिल लो। वो सर हिलाते बोली थी। उनकी इशारा करते हुए टेरिस की तरफ जाती सीढ़ी की जाने बढ़ गए। मुझे तो अच्छा लग रहा है, रुखसार बेगम ने मुस्कुराहट लबों पर सजाते कहा, जिस पर सफ़िया बेगम भी इस बात में सर हिला गई। माँ खान बाहर निकलो, क्या मिला तुम्हें अपनी फादर को धोखा देकर? वो ऊपर आया तो पूरा टेरिस खाली था, पर फिर टेरिस पर बने कमरे की तरफ देखते वो भारी बूटों की तमक छोड़ते उसके कमरे की दीवार के साथ खड़ा सर्द सपाट लहजे में बोला। माँ ने हलक तर किया था। ओके, फिर मैं ही अंदर आ जाता हूँ। उस अंधेरे कमरे में दाखिल हुआ, जहाँ दरवाजे से आती रोशनी कमरे के दरमियानी हिस्से को रोशन कर रही थी। रोशनी सीधा सीधा माँ के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वो बार बार पलके छिपका रही थी। माहिल ने उसके चेहरे पर फैली जर्द रोशनी को देखा। उसके दिल ने एक बीट मिस की थी। वो दीवार के साथ टीक लगाए बाजुओं को सीने पर फोल्ड के खड़ा हो गया था। क्यों आए हो यहाँ? माँ हिचकिचाते बोली। उसने नजर उठाकर माहिल को देखा। वो पुरशौक नजरों से उसे देख रहा था। वो फाइल तुमने चोरी की ना? वो संजीदा लहजे में बोला। उसकी नजर ब्लैक फ्रॉक पजामे में मलबूस माह के दमकते वजूद पर जमी थी। माह के माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे नमूदार हुए। कौन सी फाइल? माह अटकते लहजे में बोली। दूसरी तरफ वो इस्तेज़ाई हंसा था। होने वाली बेगम, आप शायद भूल रही हैं मैं एक डिटेक्टिव हूँ। मैं घबराहट भांपते भी चोर पकड़ लेता हूँ। वो 2 कदम उसकी जानिब बढ़ते बोला। माह 2 कदम पीछे हुई थी। हाँ, मैंने चुराई है। आप दोबारा ये जानने यहाँ आए? माह उंगलियां मरोड़ते बोली। उसका रवा रुआ खौफ से भर रहा था। जान सूली पर लटकी महसूस हो रही थी। नहीं, आपको 2 बातें बताने आया हूँ। पहली, फाइल के साथ मैं उसकी डेड बॉडी भी बरामद करूँगा, जिसे फाइल चुरा कर दी आपने। और दूसरी, हमारी शादी ठीक 14.5 दिन बाद है। माह ने चौंक कर उसे देखा, जो मजबूत हाथ पर बंधी घड़ी को देखते अब माह को देख रहा था। आप में शर्म है या नहीं? आप जानते हैं मैं किसी और से मोहब्बत करती हूँ।
वहां खौफ से लबों पर जबान फेरते बोली, लेकिन मुकाबिल के सामने हिम्मत रखना जरूरी था। शर्म क्या होती है मुझे नहीं पता। वो जरा झुकते उसकी काली आंखों में अपनी आंखें गाड़ते बोला। माँ की आंखें मुतैयर हुई थी, फैल गई। वो मजीद लड़खड़ाते एक कदम दूर हुई थी। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। माँ उसके चेहरे को देखती बोली। माहिल ने आईब्रो झुकाया। क्यों? वो लब पीछे बोला। वो सच तो जानता था, लेकिन वो महाकान से सच सुनना चाहता था। क्योंकि मेरा पहले से निकाह हो चुका है। माँ नजरें झुकाए बोली। उसके अंदर उबाल उठा था। माँ ने उसे सब बताने का फैसला किया था। क्या पता वो शादी से इनकार कर दे। माँ की आंख से आंसू टूट कर गिरा। तो फिर मुबारक हो, आप बेवा होने वाली हैं। वो तंजिया हंसते बोला। माँ ने तड़प कर सर उठाकर उसे देखा। शडप, वो घुर्राई थी। उसे माहिल राना की बात शदीद नागवार गुजरी थी। तभी सब खौफ फुलाए वो चीखी। कहीं आपको उस गैंगस्टर से मोहब्बत तो नहीं हो गई? वो दांत पीसते लफ्ज चबा चबा कर अदा करते बोला। माँ ने चौंक कर उसे देखा। उसका दिमाग माफ हो रहा था, यानी वो शख्स सब जानता था। माँ का वजूद घबरा उठा था, दिल बंद होने लगा। उसने नम आंखों से उसे देखा। उसकी आंखों से आंसू फिसला। इससे पहले वो नीचे गिरता माहिल ने अपनी चौड़ी हथेली के आगे आगे बिछा ली, जिससे आंसू माहिल की हथेली पर फैल गया। माँ ने चौंक कर उसे देखा। ना ना, होने वाली बेगम, आपके आंसू भी मेरी वजह से बहने चाहिए। इन आंसुओं पर मेरा अख्तियार होने वाला है। या तो खुला लेने की तैयारी पकड़ी या बेवा होने की, क्योंकि शादी तो हमारी जरूर होगी। वो मुट्ठी जोर से बंद कर गया। माँ हैरत से उसे ठीठ इंसान को देख रही थी, जो देखने में किसी का भी चैन सुकून बर्बाद कर दे, लेकिन उसकी बातें वो भी सुकून बर्बाद कर सकती थी। वो बहुत खतरनाक है माहिल, वो धीमे अटकते नमी भरे लहजे में बोली। माहिल ने जोर से आंखें मींची। ना करें होने वाली बेगम, मत ले नाम। मैंने 15 दिन को 5 दिन में बदल देना है। वो चमकती नजरों से उसे देखते बोला। माँ ने शदीद गुस्से से उसे घूरा था। मुझसे दूर आए, वरना आपका अंजाम बहुत बुरा होगा। पहला बार तो आप देख ही चुके हैं। माँ ने उसके कंधे पर बंधी वाइट पट्टी की तरफ इशारा किया। माँ को 90% यकीन था ये अलेक्जेंडर का ही काम हो सकता है। माहिल ने पट्टी के बाद माँ को देखा। अंदाजा दुरुस्त था, लेकिन मैं भी माहिल राना हूँ, एक माहिर डिटेक्टिव। मैं हर बार भागने नहीं देता। वो डेडली गैंगस्टर इस बार बच गया है, आइंदा नहीं बचेगा। खैर, शादी की तैयारी करें। मेरी शादी का हर फंक्शन बेहतरीन होना चाहिए। उसे तो मैं वैसे ही रवाना कर दूंगा। माहिल बोलते बोलते उसकी जानिब झुका। माँ ने नम सुर्ख आंखों से उसकी काली आंखों में देखा, जहाँ सरपंच छा गया था। इस दुनिया से ही? वो सरद अंदाज में बोला। माँ के जिस्म में वो करंट सा दौड़ गया। वो बेबसी से लब को चल गई, जबकि वो सीधा होता पलट गया। माँ ने रोते हुए दरवाजे को देखा, जहाँ से वो अभी बाहर गया था। वो कहाँ फंस गई थी? इनकार का कोई जवाब नहीं था। माहिल हर लिहाज से अच्छा था और इकरार वो कर नहीं सकती थी। अलेक्जेंडर को सोचते ही उसकी बैकबोन में सरसराहट सी हुई थी। वो बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग में था। मुकाबिल कंपनी के लोग अहम पॉइंट्स बता रहे थे और उसका मोबाइल जोरों शोर से बजने लगा था। सबने चौंक कर उसे देखा। आज हम बाद में बात करेंगे। वो कॉल पिक करते ही पहली फुर्सत में बोलते कॉल काट दिया। दूसरी जानिब उसने मुंह बनाया था। उसने फिर से कॉल मिलाई। दानियाल ने लब पीछ लिए। बार बार बजते मोबाइल को दानियाल ने ताहट और गुस्से से ऑफ ही कर दिया था। अभी 10 मिनट ही गुजरे थे जब मीटिंग रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसका पर्सनल गार्ड था। दानियाल ने चौंक कर उसे देखा। उसके चेहरे पर शदीद गुस्सा उभरा था। क्या हुआ अनवर? उसने दांत पीसते पूछा। इस पर अनवर ने सहमते कदम उसकी जानिब बढ़ाए। सर, आरजू मैम की कॉल थी, रो रही थी, वो नीचे गिर गई हैं। अनवर उसके कान के करीब झुकते बोला, जबकि दानियाल का चेहरा तन सा गया। रगियां गुस्से से फूलने लगी थी। वो फौरन कुर्सी से उठा। रफीक अंकल, आप मीटिंग देखें, मैं भी आता हूँ। वो तन तन करता बाहर निकला था। दिल शिद्दत से घबरा रहा था। उसने फौरन अनवर को गाड़ी स्टार्ट करने को बोला था। माथे पर सिलवटें डाली वो गाड़ी में बैठा। पीछे आने से दिल बंद होने लगा था। पुलिस स्पीड में अनवर को गाड़ी चलाने का ऑर्डर देते हुए 30 मिनट की दूरी को 15 मिनट में तय करते घर पहुंचा था। जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलते अंदर की जानिब भागा। पूरा हॉल खाली था। यकीनन सब लोग अपने अपने कमरों में आराम कर रहे होंगे। वो 2-2, 3-3 सीढ़ियां खट्टी फलांगते ऊपर आरजू के कमरे की जानिब बढ़ा था। तेजी से दरवाजा खोलते उसने कमरे का जायजा लिया। आरजू, कहाँ हो तुम? घबराहट से फुर लिपटी आवाज में उसे पुकारते उसने इधर उधर नजरें घुमाई। पूरा कमरा खाली था। आरजू, डैमिट, कहाँ हो तुम? उसका दिल बुरी तरह बेचैन हुआ था, जबकि हल्की सी आवाज उसे वॉशरूम से आई थी। दरवाजा हल्का सा खुला था। आरजू वॉशरूम की जानिब कदम बढ़ाते उसने पुकारा तो अगली जानिब आरजू ने इनकारा भरते जैसे उसे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया था। दानियाल ने दरवाजा खोला तो वो फर्श पर बैठी हुई थी और बाल बिखरे हुए थे। आधा दुपट्टा गले में झूल रहा था। दानियाल ने लब पीछे आगे बढ़ते उसे बाजू में भरा था और उठाते उसे बाहर लाते बेड पर बिठा दिया।
ये क्या हरकत थी? तुम किसको आवाज़ दे लेती? दानियल बेड पर बैठते उसके पाँव देखते बोला। ऐसे पाँव सामने पाकर दिल को कुछ सुकून हुआ था। आरजू ने लब दांतों तले दबाए। कोई नहीं आ रहा था, वो मासूमियत से बोली थी। दानियाल ने सर उठाकर उसे देखा। वो आंखों में मासूमियत का जहाबात की बैठी थी। दानियाल ने शाकी नजर से देखा, ये आफत और इतनी मासूमियत। मुझे कॉल होती है, किसी और को नहीं होती क्या? वो अब उसकी जानिब खिसकते उसके करीब बैठते शाकी नजर से उसे देखा बोला, मुझे पता ही चला, मैं गिर गई थी, मेरा बाजू भी हिल नहीं रहा था। ये देखें, ऐसे ऐसे नहीं हो रहा। आरजू ने अपना बाजू फोल्ड करते बताया था कि ऐसे नहीं हो रहा। मतलब वो करके बता रही थी कि बाजू इस तरह फोल्ड नहीं हो रहा। दानियल को पल में उसकी शरारत समझ आ गई थी। वो कितनी अहम मीटिंग छोड़कर आया था और फिर दिल में कितने बुरे ख्याल आ रहे थे। तुम वॉशरूम में मोबाइल लेकर गई थी? दानियल ने उसका बाजू पकड़ते कहा। दानियल ने उसका बाजू पकड़ते कहा। आरजू के जहन में कोई जवाब नहीं आ रहा था। वो बस मसनूई सा हंसने लगी थी। दानियल ने दांतों तले लब दबाए उसके बाजू पकड़कर सीधी करते खींच दी। वो चीखी थी। उसने दानियल को घूरा। अब ऐसे ऐसे हो जाएगी, हो नहीं रही थी ना? दानियल सर को हिलाते बोला। आरजू लब भींच गई। अब तो वो खुद ही फंस गई थी। एक इतनी मुश्किल से वॉशरूम में गई, अपने अच्छे भले बाल बिखेरे और ऊपर से उसने चोरी कितने आराम से पकड़ ली थी। आप मुझे हमेशा तकलीफ क्यों देते हैं? वो मुंह बनाकर बोली। अब बाजू में दर्द की टीस उठती महसूस हो रही थी। आंखें नम होने लगी थी। अच्छा होता वो उसे किसी और आइडिया से तंग कर लेती। दानियल ने उसकी कमर में हाथ डालते एकदम बेड पर गिरते उसे खुद पर गिराया था। आरजू के वजूद में सनसनी सी दौड़ गई। यूं भी कल से दानियल खान का दिल अजीब अंदाज में धड़क रहा था। वो एक नज़र का जादू हो रहा था उस पर। मैं तकलीफ समेट भी लेता हूँ। उसकी फैली हैजल आंखों में देखते बोला। आरजू के गले में गिल्टी भरकर माधू हुई। वो नजर चुरा गई थी। ना जाने इस जाहिल को क्या हो गया था सुबह से। मुझे दर्द नहीं हो रहा। आरजू ने उसके सीने पर हाथ रखते उठने की कोशिश करते बोला। दानियल ने उसकी कमर पर गिरफ्त तंग करते उसे मजीद खुद से लगाया था। मुझे हो रहा है। उसने आरजू के हाथ की जानिब इशारा किया जो उसके दिल के मकाम पर था। आरजू ने उसकी नीली आंखों में झांका था। वो लौ देती नजरों से उसे देख रहा था। और मैं चाहता हूँ तुम इसका हल पेश करो। उसके कंधे पर जलता सुलगता लम्स छोड़ गया। आरजू ने जोर से आंखें मींची थी, जबकि वो उसकी शायरक पर लब रखते मुकम्मल होश खो रहा था। मुझसे मैथ के सवाल हल नहीं होते। मैं आपको क्या हल पेश करूं? छोड़े मुझे। आरजू आंखें खोलते बोली। दानियाल ने नागवारी से उसे देखा। उसका दिमाग भाग से उड़ा था। क्या कभी इस लड़की को अकल आएगी या वो सारी जिंदगी उसे समझाता ही रहेगा? बद दिमाग लड़की। उसे छोड़ते साइड करते बोला। आरजू ने उसे घूरा। जा, खबरदार अगर तुमने ऐसा कहा तो। वो उसके गंदाज गुलाबी लबों पर उंगली जमाए बोला। आरजू ने मुंह खोलते उसकी उंगली पर दांत गाड़े थे, जिससे दानियल दांत पीसते उंगली पकड़ते उसे देखने लगा। जाहिल शख्स। वाइब्रो चुकाकर बोली। दानियल ने गुस्से से उसे घूरा था। आरजू ने लेटते कंफर्टर सर तक ओढ़ लिया। उसका दिल 120 की रफ्तार से धड़क रहा था और चेहरा सुर्ख पड़ रहा था। आरजू कान घबरा गई थी। उसके लम्स को महसूस करते उसे अपने कंधे पर जलन सी महसूस हुई थी, जबकि दानियाल उसके वजूद को देखते बाहर निकल गया। रात की स्याही फैल रही थी। वो पिछले लॉन में बैठी हाथों की लकीरों को देख रही थी। क्या था उसकी किस्मत में? ऐसा कौन सा गुनाह किया था उसने जो उसकी ऐसी सजा मिल रही थी? उदासी की मूरत बनी बैठी वो चांद की मध्यम रोशनी में उस माहौल का हिस्सा ही लग रही थी। फुल वाइट फ्रॉक पहनी वो दरख्त के साथ टीक लगाए बैठी थी। इस वक्त रात के 9 बज रहे थे। वो बस तन्हाई चाहती थी। जिंदगी की टगर किधर जा रही थी उसकी समझ से बिल्कुल बाहर था। इतनी उदास बैठी हो बटरफ्लाई, लगता है अपनी कैद का तुम्हें पहली बार एहसास हो रहा है। वो दरख्त के साथ टेक लगाए बोला था। वहां ने चौंक कर पीछे की जानिब देखा, जहाँ उसके कीमती ब्लैक शूज देखने के बाद बेसाख्ता ऊपर देखा था। वो उसी दरख्त के साथ टेक लगाए खड़ा था। अब क्या चाहिए तुम्हें? वहां उठते उसके मुकाबले खड़ी हुई थी। दिल बहुत बोझल हो रहा था। उसके चेहरे पर खून खौफ की एक शिकन भी नहीं थी। क्यों? मैं वैसे नहीं आ सकता या फिर तुम्हें किसी और का इंतजार था? वो हैट उतारकर महा के सर पर रखते बोला। महा ने उसकी हजल आंखों में देखा था, जिससे बहुत कुछ पावर करवा रही थी। मेरा छूना तुम्हें गलत लगता है महा खान? और मेरे निकाह में होते तुम किसी और की गाड़ी में बैठकर आ जा रही हो, शादी करने वाली हो। खूब, बहुत खूब। उसकी कमर में हाथ डालते उसे खुद के बहुत बेइंतहा करीब करते उसके चेहरे पर गुर्राया था।
वहाँ ने हैरानगी से उसे देखा। वो जानती थी उस जैसे इंसान को पता तो चल ही गया होगा, लेकिन वो इसका हिसाब इतनी जल्दी लेने आ जाएगा, वहाँ को इसकी उम्मीद नहीं थी। तो तुम तो किसी की जान लेने गए थे। वहाँ उसके कंधों पर हाथ रखते उसे खुद से दूर करने की कोशिश करते मध्यम घबराहट भरी आवाज़ में बोली। अलेक्जेंडर की तपिश भरी सांसें उसकी धड़कनें बढ़ा रही थी। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है महाखान, और मुझे किसी दूसरे का मेरी बात बदलना पसंद नहीं। उसकी कमर पर झटका देते उसे मजीद खुद में बीच गया। वहाँ लब काट कर रह गई। मैं निकाह नहीं करना चाहती, लेकिन वो मान नहीं रहा। वहाँ अटकते लहजे में बोले। अलेक्जेंडर ने आईब्रो झुकाया था। तो क्यों ना फिर उसे मार दिया जाए। हमारी नफरत भरी कहानी में वो विलन बन जाएगा ना। बटरफ्लाई, क्या कहती हो? उसके थोड़े पर हल्के से दांत गाड़ते मध्यम पुरसूज आवाज में बोला था। वहाँ का सांस हलक में अटका। आखिर वो दोनों एक दूसरे को मारने की बातें क्यों करते थे? मैं तुम्हारे निकाह वाले दिन आऊँगा तुम्हें लेने, तैयार रहना वहाँ। अब रुखसती का वक्त आ चुका है। अपने सर्द हाथ उसके चेहरे पर रखते उन्हें गर्दन तक ले आया था। वहाँ सांस रुक गई थी। वो अपनी फैमिली का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। उसकी आंखों में पानी भर गया था। मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं ये सब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। अलेक्जेंडर, मैं मर जाऊंगी। वहाँ की हिम्मत जवाब दे गई थी। वो गहरे सांस भरती रोने लगी थी। उसके लफ्ज़ों में अजियत थी, हर गम दर्द खुद में छुपाए वो नाजुक अंदाम लड़की हिम्मत जवाब दे गई थी। उसे तो मुकाबिल के नाम से भी दहशत महसूस होती थी। तभी उसके नाम पर वो लड़खड़ा जाती थी। मैंने 11 साल सहा है और तुम 11 दिन भी सह नहीं पा रही। तुम्हें सहना होगा वहाँ। अगर तुमसे भी मेरी वहशत का हल नहीं निकला तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। नुसरत सफाक लहजे में बोला। इतनी वहशत थी उसकी लफ्ज़ों में कि वहाँ के आंसू वहीं थम गए थे। वो साकित नज़रों से उसे देख रही थी। वो वहाँ खान जिसका दिल उसकी जानिब राग़िब हो रहा था। वहाँ खान जो खुद को झुठला रही थी। जिन जज्बों का इकरार उसने खुद से नहीं किया था, वो सामने खड़ा शख्स उसे मारने की बात कर रहा था। तुम्हें मेरे मरने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो आंखों में पानी लिए टूटे लहजे में बोली। अलेक्जेंडर की गिरफ्त उसकी कमर पर सख्त हो गई। हरगिज़ नहीं, वो बोला, और इधर वो आंखों में ठहरा पानी उसके गालों पर लड़क आया। वहाँ खान को लगा वाकई वो बर्बादी की तरफ चल रही है। उसका खुद का दिल उसे इस तरफ लेकर जा रहा है। वो आहिस्तगी से झुकते उसके गालों पर बहते आंसुओं को लबों से चुन गया था। वहाँ की लबों से सिसकी आज़ाद हुई थी। मार तो फिर मुझे, कम से कम मैं इस दो तरफा जंग से बच जाऊंगी। वो लब बीच गई थी। अलेक्जेंडर ने सिर उठाकर उसे देखा। उसने उसके बालों में हाथ फंसाते उसका चेहरा अपने चेहरे के बेहद करीब किया था। 2 तरफा? तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। मैं तुमसे मोहब्बत करूं या नफरत, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम पर हक सिर्फ मेरा रहेगा, वाहिद मेरा। वो इसके कपकपाते लबों के पास झुकते बोला। उसकी तपिश भरी सांसों ने वहाँ का हलक खुश कर दी। उसकी होंठ वहाँ के उदास लबों को छू रहे थे। अगर दोबारा तुम उसके बारे में सोचा तो तुम मुझे अच्छे से जानती हो। दी डेडली गैंगस्टर। दगा की सिर्फ एक ही सज़ा है, मौत। वो बोलते बोलते उसके कान के करीब झुकते कान की लबों से काट गया था। वहाँ के वजूद में करंट सा दौड़ गया। वो जोर से आंखें मीच गई थी। वो पर तपिश चलता लम्स से अपनी गर्दन की पोर पोर पर महसूस हो रहा था। मैं तुम्हें लेने आऊँगा और उस दिन आर या पार होगा महाखान। या तो तुम मेरी या फिर मौत मेरी। वो एक झटके से उसे छोड़ गया। लॉन्ग कोट की जेब से सिगार निकालकर लबों में दबाई इतनी शिद्दत से तलब हो रही थी कि उसने सिगार का धुआं हवा में तहलील किया था। सामने खड़ी लड़की उसको जब्त आजमा रही थी। वो उसकी जानिब हरगिज़ जाना नहीं चाहता था। अलेक्जेंडर ने अपनी हैट वहाँ के सर से उतारकर अपने सर पर रखी। बटरफ्लाई, मेरी वहशतों में कैद होने के लिए तैयार है। वो 2 कदम पीछे हुआ। वहाँ ने देखा वो पीछे की जानिब जा रहा था। अगर किसी ने वहाँ उसे देख लिया तो। वो एकदम भागता आगे की जानिब आया। वहाँ की आंखें हैरत से फैलती जा रही थी। जब वो दीवार फैलांग गया, वहाँ ने गहरा सांस भरा था। वो वहाँ से भागती अंदर गई थी। दिल बहुत अजीब हो रहा था। एक तरफ माहिल था तो दूसरी तरफ अलेक्जेंडर। काश वो दोनों एक दूसरे को मार देते और वहाँ यूं ही बच जाती। तुम्हारा काम हो गया है, मेरे पैसे। अलेक्जेंडर लबों में सिगार दबाए बोला था। धुआं हवा में छोड़ते उसने सामने खड़े 2 आदमियों की तरफ इशारा किया जो एक ट्रक के पास खड़े थे। उन्होंने मुड़कर ट्रक को देखा और एक सूटकेस उसकी जानिब बढ़ाया जिसे उसके आदमी ने थाम लिया था। अलेक्जेंडर वहां से पलट गया।
अपने घर पहुंचते हुए बड़े क्रूपर्स अंदाज दाखिल हुआ था। सीधा कमरे में गया, हैट उतारते टेबल पर रखी उसके चेहरे पर सर्द तासुरात थे। अलेक्जेंडर वो फ्रेश होता अभी बाहर ही निकला था जब बाहर से कासिम की घबराई सी आवाज़ उसे सुनाई दी थी। उसके माथे पर बलों का जाल बिखर गया। उसने हमेशा की तरह अहंकार भरा था। वो फाइल जो तुमने चीफ सेलेक्टर को देने को कहा था वो जासूस ले गया, कासिम ने अपना हलक तर्क करते कहा। उसे इस वक्त शदीद खौफ महसूस हुआ। वो अलेक्जेंडर से अच्छे से वाकिफ था। उसका दिल बंद होने लगा था। ये बास्टर्ड एक काम तुमसे नहीं हुआ कासिम। हेड सर पर रखते वो अपने आधे चेहरे को छुपाए दरवाज़ा धड़ाम से खोले बाहर आंधी तूफान बना निकला। कासिम डर के 2 कदम पीछे उछला। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन वो मुझसे छीन कर ले गया। कासिम का लहजा उसके भस्म कर देने वाले अंदाज को देखते लड़खड़ा गया था। गधे हो तुम, सब के सब पूरे मुल्क को काबू में रखा हुआ है मैंने, और तुमसे एक डिटेक्टिव काबू नहीं आ रहा। मर जाओ तुम सब। अलेक्जेंडर ने तैश में गन निकालते कासिम के माथे पर रख दी कि वो घबरा उठा था। अलेक्जेंडर, उसने हमारे 2 बंदे मार दिए। वो बहुत चालाक है। न जाने से कैसे पता चल गया हम चीफ सेलेक्टर के पास जा रहे हैं। कासिम कपकपाते लहजे में बोला। अलेक्जेंडर ने दांत पीसते गन वापस कोट में रखी। एक कब्र का इंतजाम करो, उस शख्स की मौत अब तय है। अलेक्जेंडर तन करता वापस कमरे में बंद हो गया। उसकी चोट को 2 दिन हो गए। जख्म अब आहिस्ता आहिस्ता भर रहे थे और आरजू खान ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी दानियाल खान को अपना नौकर बनाकर खिदमत करवाने की। आरजू, ये सब क्या है? माथे पर बल डाले दानियाल ने मीठी उसके आगे की आरजू ने मीठी के बाद उसके चेहरे को देखा जो गुस्से से तना हुआ था। पता नहीं मुझे, वो लड़खड़ाते लहजे में बोली, क्योंकि मुकाबल शदीद गुस्से से घूर रहा था। तुम्हें जरा भी परवाह नहीं? तुमने ये मेडिसिन खाने के बजाय छुपा दी। तुम छोटी काकी नहीं हो। दानियाल मेडिसिन जमीन पर फेंकते दबी दबी आवाज में गुर्राया था। मुझे नहीं खानी। आरजू ने बुरा सा मुंह बनाते आंखें घुमाई थी। उसने अपनी सारी मेडिसिन कहीं ना कहीं छुपा दी थी। टैबलेट्स खाना आरजू खान को जहर लगता था। पकड़ो इसे, मेडिसिन खाओ आज की। दानियाल ने साइड टेबल से उसकी मेडिसिन उठाते हाथ उसे उसके आगे किया, साथ पानी के गिलास उसकी जानिब बढ़ाया था। मैंने कहा ना मुझे नहीं खानी। उसका हाथ साइड पर करते बोली थी दानियाल ने सख्ती से लिया पीछे। आरजू मेडिसिन लो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो मेडिसिन उसके आगे करते बोला। आरजू ने गुस्से से उसे घूरा। ये कड़वी है, वो बुरा सा मुंह बनाते बोली थी। तुम्हारे जैसी। चुपचाप खाओ। अगर तुमने ये नहीं खाई तो तुम कोई भी जंक फूड नहीं खाओगी। दानियाल ने उसे आंखें दिखाई थी। आरजू ने दांत पीसे। क्या वो हमेशा उस पर रोब ही चलाएगा? खाओ। उसने चबाकर लफ्ज़ अदा किया था। आरजू ने ना चाहते हुए भी मेडिसिन उठाकर खा ली। वो जोर से आंखें मीच गई थी। गंदा सा मुंह बनाते उसने शदीद उमड़ आने वाले गुस्से को दबाया। ये सब आपकी वजह से हुआ है ना। आप मुझसे लड़ते ना मुझे चोट लगती, ना मुझे ये कड़वी मेडिसिन खानी पड़ती। मैं भूली नहीं उस थप्पड़ को। मैं उसका बदला जरूर लूंगी आपसे। वो कड़वा सा मुंह बनाते बोली थी। दानियाल ने खजल होते उसे देखा और फिर ऊपर छत की तरफ, जैसे वो आसमान की तरफ देख रहा था। या अल्लाह, बस यही बची थी मेरे लिए। वो ऊपर सर किए बोला। मुझे तुमसे बहस नहीं करनी। मेरी बहुत अहम मीटिंग है। मैं 1 दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। दिमाग ख़राब ना करो। वो बेजारी से बोला था। आरजू ने आंखें घुमाई। पाँव में कुछ राहत आई तो दिमाग मुकम्मल तौर पर खुल गया था। नए मंसूबे जहन में बनते वो दानियाल को देख रही थी। बेस्ट ऑफ लक, आरजू मुस्कुराकर बोली। दानियाल ने चौंक कर उसे देखा। यकीनन वो कुछ गलत करेगी। वो इतनी मीठी कभी नहीं हुई थी। आरजू, खबरदार अगर तुम्हारे इस खुराफाती जहन ने कुछ गलत किया। मेरी बहुत अहम मीटिंग है। मैं आकर तुमसे निमट लूंगा। वो उंगली उठाए उसे वार्न करता कमरे से बाहर निकल गया। पीछे आरजू ने उसकी नकल उतारते मुंह बिगाड़ा। ये तो थप्पड़ मारने से पहले सोचना चाहिए था ना। वो बेड से उतर गई। पाँव चलने के काबिल थे और दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। वो चुपके से कमरे से बाहर निकल गई थी। मम्मा, मेरी ब्लू शर्ट प्रेस करवा दें, मुझे शाम में निकलना है। आरजू ने नीचे खड़े दानियाल को देखा। पिंक फ्रॉक पहने, बालों का मैसी चूड़ा बनाए, वो पुरसोच अंदाज में दानियाल की पुश्त को देख रही थी। फिर वापस अपने कमरे में गई। नहीं लगता है वाकई बहुत ज़रूरी मीटिंग है। मैं बाद में देख लूँगी। आरजू फ्रेश होते बाहर निकली। सीढ़ियाँ तोड़ते हुए नीचे आई। मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। उसने कॉफ़ी तैयार की। चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट थी। दानियाल के बदले रवैये को सोचते हुए खुश थी। कप उठाते हुए ऊपर 3rd फ्लोर की फर्स्ट रूम की जानिब बढ़ी। हल्की दस्तक के साथ वो कमरे में दाखिल हुई थी। दानियाल अलमारी के पास खड़ा कोई फाइल देख रहा था। आरजू मुस्कुराते उसके पास गई थी। सुने, ये कॉफ़ी। दानियाल ने नज़र उठाकर उसे देखा। ये लड़की हमेशा उसे शौक देती थी। दानियाल ने शौकी नजरों से उसे देखा।
ऐसे क्यों देख रहे हैं आप मुझे? वो मासूमियत से बोली। इधर दिल पर बिजली सी गिरी थी। वो फाइल बंद करते टेबल पर रखते कॉफी उसके हाथों से ले गया। कब शिफ्ट हो रही हो तुम मेरे रूम में? वो कॉफी के घूंट भरते बोला था। अजीब ही टेस्ट था कॉफी का, लेकिन वो सर झटक गया। वैसे भी उसकी बीवी टेस्टलेस कॉफी ही बनाती थी। आप हुक्म करें। वो सर झुकाए दुपट्टे को पकड़े मशरकी औरतों की तरह बोली तो दानियाल को अच्छू लगा था। खुदा खैर करे। वो बड़बड़ा गया था। खाली कप टेबल पर रखते हुए सोफे पर बैठा था और उसे भी इशारे से बैठने का बोला। आरजू मुस्कुराती हुई उसके पास टिक गई। खैर है, मेरी बात मान रही हो? मैं पसंद तो नहीं आ गया कहीं? उसके नर्म मुलायम हाथों को अपने भारी हाथों की गिरफ्त में लेते उसके हाथों को दबाते आईब्रो उठाकर बोला था। आरजू ने हिंदी आंखें उठाकर उसे देखा। काले कुर्ते में बालों को जेल से सेट किए, कंधे पर मर्दाना शाल डाले, नीली आंखों में दुनिया जहां की चमक भरी और लबों पर उभरती हुई मुस्कुराहट। आरजू का दिल तेजी से धड़का। वो नजर लग जाने की हद तक हैंडसम लग रहा था। आरजू चंद पल उसके लबों पर फैली मुस्कुराहट में खो ही गई थी। नजरें बता रही हैं निका का जादू हो रहा है। वो उसकी जानिब झुकते उसे की हैजल साकित आंखों में अपनी नीली आंखें गाढ़े मायने खेजी से बोलता उसकी धड़कनें मजीद बढ़ा गया था। आरजू को अपनी धड़कनें कानों में सास की तरह बजती सुनाई दे रही थी। मतलब? वो नजर चुरा गई। दिल की अजीब कैफियत हो रही थी। दानियाल लब दांतों तले दबा गया। एकदम से अपना दिमाग माफ होता महसूस हो रहा था। आरजू का चेहरा धुंध की नजर होता महसूस हुआ। वो तो बार बार पलके झपकाकर आरजू को देखने की कोशिश कर रहा था। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो वहीं सोफे पर ढह गए। जादू तो आप पर हो रहा था मेरी बेहोशी की दवा का। मुझे तुम हरगिज पसंद नहीं। बेशक तुम हैंडसम हो, लेकिन मुझे पसंद नहीं। आरजू उसके चेहरे को देखते सुकून से बोलती उठ गई। कदम बहार की जानिब बढ़ाए जब जोर और शोर से बजते मोबाइल की आवाज पर रुक गई। पलटकर मोबाइल उठाकर कान को लगाया। दूसरी जानिब से उभरती आवाज पर आरजू की गिरफ्त मोबाइल पर सख्त तर हो गई थी। दानियल सर, कहाँ रह गए आप? मैं वेट कर रही हूँ आपका। आपने कहा था कुछ डिस्कस करना है। आरजू इस आवाज़ को पहचान सकती थी। वो आवाज़ पलवशा की थी। आरजू को अपने दिल में आग जलती महसूस हुई थी। उसने एक नज़र बेहोश दानियाल को देखा। वो तो बस अपने थप्पड़ का बदला उसकी मीटिंग कैंसिल करवा कर लेना चाहती थी, लेकिन अब ये कॉल आरजू खान का दिमाग फक से उड़ा गई थी। आप अपने सर का नाम भी लेती हैं? बड़ी बदतमीज़ हैं आप। मेरे शौहर मेरे साथ हैं, वो नहीं आ सकते? आप रफ़ीक अंकल को बोल दें, वो चले जाएंगे। आरजू ने दांत पीसते कहा था। उसे शदीद उत्साह आ रहा था पलवशा पर। यानी दानियाल खान फिर उस लड़की के साथ था। उस दिन के बाद उसने दानियाल से पलवशा के बारे में कुछ नहीं पूछा था। दोबारा कॉल मत करना इधर, आरजू ने कहते खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। फिर सोफे पर नीम दराज बेहोश दानियाल को देखा। एक तुमने उस लड़की की वजह से मुझ पर इतना गुस्सा किया और फिर उसी के साथ जा रहे थे। बहुत बुरे हो तुम, कभी नहीं सुधर सकते। बहुत कम है जो मैंने किया। आरजू ने गुस्से से दानियाल को देखा था। फ़ोन खींचकर दूर फेंक दिया। वो नहीं जानती थी पलवशा दानियाल की पीए थी। इसे तो बस यही बातें याद थी। पलवशा दानियाल की गर्लफ्रेंड, जो दानियाल ने खुद बताई थी। दरवाजे पर होती दस्तक पर दरवाजे तक गई। खोल कर देखा तो फिरोजा थी। आरजू बेटा, छोटे साहब के कपड़े प्रेस करने हैं। वो मध्यम मुस्कुराहट के साथ बोली। आरजू के दिल में फिर से आग सी लगी थी। मैं कर देती हूँ। मसनूई सा मुस्कुराई थी और फिर कमरे में वापस आई। मोबाइल पर मैसेज भी बजी। आरजू ने कारपेट पर पड़ा दानियल का मोबाइल उठाया। दानियल सर, क्या हुआ? आप कहाँ रह गए? मुझसे नाराज़ हैं क्या? आपकी कज़न मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही थी? मैसेज पढ़ते आरजू ने खूंखार नजरों से दानियल को घूरा। ये भी नहीं बताया मैं बीवी हूँ। आप क्यों बताएंगे? गर्लफ्रेंड जो है। जाहिल शख्स, बस दूसरों पर पाबंदियाँ लगाना जानता है। आरजू की आंखें नम थी। न जाने क्यों उस शख्स के लिए एक नरम गुस्सा दिल में पैदा हो रहा था जो अब खत्म होने वाला था। उसने दानियाल की अलमारी खोली, फिर नीचे वाली रॉ खोली, सारी शर्ट्स नीचे फेंकी। आधे घंटे बाद वो दानियाल के कमरे से बाहर निकल गई थी। उसने एक शिकवा गुनाह नजर जाते हुए दानियाल के वजूद पर डाली।